नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर। तो हमने रोमन कंप्लीट कर लिए थे। नेक्स्ट अपने पढ़ेंगे अरब भूगोलवेता। और जो इन रोमन और जो अरब भूगोलवेता है, इनके बीच में जो एक संक्रमण काल कह सकते हैं, उसको कहते हैं अंधकार युग। तो आज हम थोड़ा सा उसके बारे में भी पढ़ेंगे। इससे पहले भी हम 2-3 बार जिक्र कर चुके हैं अंधकार युग का, पर आज उसमें हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे कि अंधकार युग में क्या क्या हुआ था। तो अंधकार युग के बाद पढ़ेंगे हम अरब भूगोलवेता। तो आज के इस लेक्चर में अरब भूगोलवेता को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, आज अपने स्टार्ट करते हैं अंधकार युग से। अंधकार युग है वो 200 एडी से 1300 एडी का जो समय था वो अंधकार युग कहा गया था। इस काल में भौगोलिक चेतना है, भौगोलिक ज्ञान का जो विकास है वो अवरुद्ध हो गया था, और इसको 3वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य का काल भी कह सकते हैं। ईसा की 3वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य का ये जो काल था वो साहित्य, विज्ञान और भूगोल के विकास में अवरोध स्थापित हुआ था। तो इसलिए इसको बौद्धिक ज्ञान का अवरुद्ध हो गया था, बौद्धिक ज्ञान का विकास है वो रुक गया था, इसलिए इसको अंधकार युग कहते हैं। नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि ईसाई धर्म के प्रभाव में बाइबल के विचार जो थे उसके अकॉर्डिंग भूगोल को, साहित्य को और इनको रखने की कोशिश करी गई थी। तो बाइबल में क्या कहा गया था कि जेरूसलम है उसको केंद्र में, पृथ्वी के केंद्र में जेरूसलम को दिखाया गया था। और उसके मैप, उसी मैप में उस टाइम जो मैप बने थे उनका नाम था टी-इन-ओ मैप। टी-इन-ओ मैप जो थे उनमें जो स्वर्ग था उसको उत्तर की ओर दिखाया, जो वर्तमान में हम जो उत्तर दिशा मानते हैं, उत्तर दिशा को इन्होंने पूर्व दिखाया था। यानी कि जो मैप जो इन्होंने बनाए थे टी-इन-ओ मैप है, तो इसमें जो ये गोला है ये ज्ञात विश्व की सीमा बताता है कि जो विश्व है वो एक गोलाई में है और उसके चारों ओर ये सारा समुद्र है, पृथ्वी को समुद्र घेरे हुए है। तो इन्होंने जो मैप बनाया था इसमें टी-इन-ओ मैप बनाए थे। बेसिकली इनको टी-इन-ओ मैप कहते थे। यहाँ पे स्वर्ग बताया था इन्होंने, स्वर्ग उत्तर में स्वर्ग बताया था, और जेरूसलम को बिल्कुल सेंटर में दिखाया था, जेरूसलम को। और इसमें जो इन्होंने बहुत तरह के टी-इन-ओ मैप बनाए थे, तो अलग अलग इनका वर्णन मिलता है। जैसे कि कुछ टी-इन-ओ मैप बनाए थे उसमें ये जो अपने बोल सकते हैं इसको वर्टिकल बोल सकते हैं, वर्टिकल या ऊर्ध्वाधर जो है उसमें मेडिटेरियन सी को दिखाया था, और यहाँ इन्होंने काला सागर और लाल सागर को दिखाया था, काला सागर और लाल सागर को दिखाया था। कुछ ऐसे मैप भी बनाए थे कि जिसमें इन्होंने क्या दिखाया था कि यहाँ तो नील नदी को दिखा दिया था, क्षैतिज जो भुजा थी टी-इन-ओ मैप में, टी की जो क्षैतिज भुजा थी उसमें नील नदी को, और इधर डोन नदी को दिखाया था। तो इस प्रकार से इन्होंने बहुत तरह के मैप बनाए थे। बेसिकली इन मैप का एक कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि सेंटर में इन्होंने किसको दिखाया था, जेरूसलम को दिखाया था, और स्वर्ग दिखाया था कि पृथ्वी पर जो स्वर्ग है, स्वर्ग का मतलब जहाँ उचित पानी, भोजन की व्यवस्था है, जहाँ किसी को कोई किसी प्रकार की तकलीफ नहीं है, तो उसको इन्होंने स्वर्ग दिखाया था। तो वो जो स्वर्ग है वो भी पृथ्वी पर ही है, इन्होंने इस प्रकार से बताया। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जो अंधकार युग था, जो बौद्धिक विकास का अवरुद्ध हो गया था उसमें, तो उस काल में धर्म के अधीन होकर इन्होंने जितने भी पहले की जितनी भी खोजें हुई थी तो वो सब इन्होंने नकार दी थी, और पृथ्वी का आकार भी इन्होंने 10 त्रिनुमा बताया था, और जेरूसलम को केंद्र में बताया। दिशाओं का भी इनको जो भी ज्ञान अवेलेबल था उसको उलट पलट करके अपने हिसाब से इन्होंने मैप बनाने की कोशिश करी। नेक्स्ट अपने देखेंगे इसमें अरब भूगोलवेताओं का योगदान। अंधकार युग आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट अपने देखेंगे अरब भूगोलवेताओं का योगदान। अरब भूगोलवेता है जो अपने अंधकार युग पढ़ रहे हैं, वो रोमन साम्राज्य के पतन के बाद का जो काल है वो है। तो रोम में इसका विकास नहीं हो पाया। नेक्स्ट अपने ऐसे देखें कि इस टाइम में अरब जो लोग थे उन्होंने ज्ञान का उनमें विकास हुआ, उन्होंने प्रगति दी, एक दिशा दी ज्ञान को। तो अरब जो थे उसमें बहुत सारे जो अपने इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पढ़ेंगे, और उससे भी पहले बहुत सारे कुछ नाम है वो अपने थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं पहले, कि जो अरब जो लोकेलिटी है उसकी अपने लोकेशन देखिए मैप पे, एटलस में। तो इसकी जो लोकेशन है, जो वर्तमान का जो अरब प्रायद्वीप है वो वाली लोकेशन है इसकी। और यहाँ पर क्या था कि स्वच्छ आकाश होता था। तो इनको क्या है कि नक्षत्र और खगोल का जो इनमें जो विकास हुआ, खगोल विज्ञान का आविष्कार हुआ, वो सर्वाधिक यहाँ हुआ, क्योंकि यहाँ स्वच्छ आकाश वाली दशाएं उपलब्ध थी। तो देखते हैं अपने इसमें क्या क्या विद्वान थे, उन्होंने क्या क्या काम किया। 8वीं से 13वीं सदी के मध्य पश्चिम एशिया में, जो वर्तमान का जो अरब प्रायद्वीप है वो पश्चिम एशिया, पश्चिम कह सकते हैं उसको, दक्षिण पश्चिम भी कह सकते हैं। इसमें लिखा है पश्चिम एशिया में खगोल और नक्षत्र
विज्ञान का विकास हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि वहां स्वच्छ आकाश वाली दिशाएं थी, तो इनको इजीली तारों की और जो ग्रहों के जो लोकेशन है वो वहां एग्जैक्ट अच्छे से देखी जा सकती थी। तो इस प्रकार से यहाँ इस विज्ञान का आविष्कार हुआ, विकास हुआ। और यहाँ एक जो इम्पोर्टेंट नाम आता है, जो आपको एग्जाम में भी पूछा जा चुका है कई बार, खलीफा हारून अल रशीद। इन्होंने बैतुल हिकमा एकेडमी है उसकी अकादमी की स्थापना करी थी बगदाद में। बगदाद है वो इराक की कैपिटल है वर्तमान, और बगदाद उस टाइम नई एक राजधानी में बनाई गई थी, अरब भूगोलवेताओं के काल में बनाई गई थी। तो इससे पहले भी बहुत सारे जो थे उन्होंने काम किया था, पर उनका इतना ऐसे कोई अपने को डिटेल्ड उनकी मालूम नहीं है, और उन इतने सारे को अपने याद भी नहीं रख सकते। तो थोड़ा सा और देख लेते हैं। एक ये था कि ख्वारिज्म नाम से एक विद्वान थे, ख्वारिज्म ने क्या किया था कि जिज नाम की एक कृति थी, खगोल विज्ञान की महत्वपूर्ण कृति थी जिज। तो ये आप थोड़ा सा याद रख सकते हो, जिज क्या थी, तो ये खगोल विज्ञान की कृति थी। तो ख्वारिज्म ने क्या किया कि ये जिज थी एक बहुत बड़ा संकलन था, तो इन्होंने क्या किया कि उस ज्ञान को व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत कर इसको जो जिज जो बड़ी एक कृति थी उसको संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया। तो ख्वारिज्म तो विद्वान थे, अरबी विद्वान थे, और जिज इनकी पुस्तक थी या कृति थी, ऐसे कह सकते हैं। खगोल विज्ञान की कृति थी ये जिज है, जो खगोल विज्ञान की कृति। तो आप इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान रख लेना, खगोल विज्ञान की कृति थी या बुक थी, अपने ऐसे कह सकते हैं, ग्रंथ था एक। नेक्स्ट इसमें एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नाम आता है कि जो जकाउत थे ना, जकाउत, उन्होंने विश्व कोश तैयार किया था। अरबी जो विद्वान थे जकाउत, उन्होंने विश्व कोश तैयार किया। तो थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, आपको कभी पूछा जा सकता है एग्जाम में, विश्व कोश तैयार किया इन्होंने, और ये अग्रणी विद्वान थे इनमें, अरब भूगोलवेताओं में। तो बैतुल हिकमा अकादमी पर आते हैं अब अपने। बैतुल हिकमा अकादमी अरब जगत में शिक्षा का केंद्र था, और यहाँ पर बहुत सारी, जैसे भारत के जो अपने थे आर्यभट्टा, उनके सूर्य सिद्धांत की, और जो टोलेमी के जो ग्रंथ हैं उनकी, और यूनानी में जितने भी जो विद्वान थे उन सब का यहाँ पर क्या किया जाता था, उन ग्रंथों का अध्ययन किया जाता था इस अकादमी में। और यहाँ पर बहुत जो भी विद्वान थे उनको सम्मान मिल जाता, और वो यहाँ कर अध्ययन करते थे, ग्रंथों का अध्ययन किया जाता था यहाँ पे। तो ऐसा नहीं था कि ये जो ज्ञान था इनका खुद का था, इन्होंने बहुत सारा जो विदेशी या जितना भी नॉलेज था इनको, उन सब का इन्होंने अध्ययन किया और उनका अनुवाद किया। जैसे कि सूर्य सिद्धांत है आर्यभट्टा की, उसका इन्होंने अध्ययन किया यहाँ पे, उसका अरबी में अनुवाद किया। और एल्मागेस्ट है टोलेमी की, तो उन सब का इन्होंने क्या किया, अनुवाद किया, उसको अरबी में समझने की कोशिश की, बेसिकली अपने ज्ञान को और वाइड किया। तो यहाँ पर जो बैतुल हिकमा अकादमी है वो अरब जगत में शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र थी। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अब एक हमने जब भी कोई भी जैसे पढ़ा है, भूगोलवेता थिंकर्स पढ़े, तो उनके जो ज्ञान का जो विकास का क्रम है, इवोल्यूशन का जो क्रम है एक, उसको हमने क्या किया है कि पार्ट्स में डिवाइड किया है कि हाँ इस काल में इनका विकास शुरू हुआ, फिर ये चरम पर था, और इसके बाद इनका डाउनफॉल हो गया। तो इस प्रकार से हमने जो ग्रीक पढ़े थे उनमें भी हमने पढ़ा था 300 से 500 बीसी का, अपने उनको जो गोल्डन पीरियड था वो पढ़ा था। तो आप उनको भी चेक कर लीजिए एक बार। तो अपने नोट्स को आप बार बार टैली करेंगे तो आप भूलेंगे नहीं। तो नेक्स्ट अपने इसमें देखते हैं ज्ञान के विकास का क्रम। अरबी जो भूगोलवेता थे उनके जो ज्ञान का विकास का क्रम था वो इस प्रकार से था कि 700 से 850 एडी है वो उनके विकास का काल था, यहाँ इनका विकास स्टार्ट हुआ। फिर 850 से जो 1000 एडी है वो वाला इनके ज्ञान का स्वर्ण काल था, गोल्डन पीरियड था। इस टाइम में ये चरमोत्कर्ष पे था अपने ज्ञान का विकास इनके। नेक्स्ट है 1000 से 1480, तो ये ज्ञान का ह्रास काल आ जाता है। तो इसी क्रम में जो विद्वान हुए उनका हम वर्णन करेंगे आगे। तो आप थोड़ा सा ये ध्यान रख सकते हैं कि 850 से 1000 एडी है वो ज्ञान का स्वर्ण काल था, उनका 300 से 520 से जो था वो स्वर्ण काल था। तो आप थोड़ा सा ये ध्यान रख लीजिए। नेक्स्ट अपने देखेंगे अरब भूगोलवेता। आपने इनसे भी अपने जो यहाँ देखेंगे उससे भी आपको और भी मिले होंगे, जैसे ख्वारिज्म पढ़ा, जकाउत पढ़ा, तो ऐसे बहुत सारे विद्वान है, पर उनका एज सच अपने वर्णन कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो अपने यहाँ पर क्या है, जो इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उनको ही देखेंगे। तो अपने देखते हैं जो फर्स्ट जो अपने अर्बन लिया है, अपने थिंकर लिया हुआ है इब्ने सीना। इब्ने सीना है, उन्होंने विश्व भूगोल नाम से बुक लिखी थी, और इनको अरब भूगोल का जनक कहा जाता है, अरब भूगोल का पिता कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने भौतिक भूगोल का विकास किया था। अरब जगत में भौतिक भूगोल का विकास किया था,
पर्वत निर्माण से संबंधित इन्होंने प्रक्रिया बताई थी कि किस प्रकार पर्वत बनते हैं और किस प्रकार से उनमें क्षय की प्रक्रिया होती है और फिर वो धीरे धीरे ह्रास होते जाते हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने सबसे पहले भौतिक भूगोल का विकास करने के नियम बताए, सिद्धांत दिए। तो इनको भौतिक भूगोल में विकास का श्रेय दिया जाता है और अरब भूगोल का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट इसमें कि अपरदन, अनाच्छादन, विखंडन, विच्छेदन की जो प्रक्रियाएं होती है, जो अपने जो एजेंट पढ़ते हैं अपने अपरदन के कारक, अनाच्छादन के कारक, तो इन्होंने सबसे पहले इन चीजों का वर्णन किया। नेक्स्ट इन्होंने क्या किया कि विश्व के भौगोलिक वृत्तांत प्रस्तुत किए। तो इस प्रकार से इनको अरब भूगोल का जनक कहा जाता है। तो आप इसको थोड़ा सा एक ट्रिक से याद रख सकते हैं कि सीना है और फादर है। तो फादर, जब बच्चे कुछ ऐसे प्राउड कोई मोमेंट लेके आते हैं तो फादर का सीना चौड़ा हो जाता है। तो इस प्रकार से थोड़ा सा याद रख सकते हैं कि फादर जो है पिता, उससे सीना को रिलेट कर सकते हैं। सीना, फादर का सीना चौड़ा हो जाता है। तो ऐसे थोड़ा सा याद रख सकते हैं अपने ट्रिक से, क्योंकि बहुत सारे विद्वान आएंगे, बहुत सारी बुक्स आएंगी, तो कुछ तो अपने को टर्मिनोलॉजी सेट करनी पड़ेगी ताकि अपने माइंड में वो पिक्चर सेट कर पाए अपने। नेक्स्ट अपने देखते हैं अल बल्खी थे, वो महत्वपूर्ण जलवायुवेता थे। अब आपको एक ये भी चीज याद रखनी होगी कि इनमें जलवायुवेता कौन थे, प्रादेशिक भूगोलविद कौन थे, राजनीतिक कौन थे। तो इस प्रकार से आपको थोड़ा सा ये ध्यान में रखना है कि ये थे भौतिक भूगोलवेता, ये जलवायुवेता नहीं थे। नेक्स्ट आएंगे उनमें भी अपने देखते चलेंगे कौन जलवायुवेता था, कौन भौतिक भूगोलवेता था, इस प्रकार से। तो ये जलवायुवेता थे और अरब यात्रियों के भौगोलिक अनुभवों के आधार पर विश्व का पहला एटलस बनाया इन्होंने। विश्व का पहला एटलस इन्होंने बनाया। इनसे भी पहले हमने पढ़ा था जकाउत ने विश्वकोश बनाया। ऐसे बहुत सारे जो विद्वान थे उन्होंने भौगोलिक शब्दकोश बनाने की कोशिश करी। तो उन सब के नाम यहाँ लिखवाना पॉसिबल नहीं है, तो एक ही लिया हमने यहाँ जकाउत का विश्वकोश। इसी प्रकार से इन्होंने क्या बनाया, विश्व का पहला जलवायु एटलस। तो आप एग्जाम में डायरेक्ट आ सकता है ये। और उस एटलस का नाम क्या था, किताबुल अशकाल। तो किताबुल अशकाल इनका जो था विश्व का पहला जलवायु एटलस था। तो आपको थोड़ा सा इनका मैप सेट करके चलना है माइंड में कि ना ये जलवायुवेता थे, ये प्रादेशिक भूगोलवेता थे। और बल्कि से थोड़ा सा याद रख सकते हैं बखान करना। तो बखान एटलस में होता है, एटलस में बहुत सारी चीजें होती हैं। तो बल्कि से बखान से ऐसे याद रख सकते हैं थोड़ा सा कि जलवायुवेता थे ये और इन्होंने पहला एटलस बनाया था। नेक्स्ट अपने देखेंगे नेक्स्ट भूगोलवेता। नेक्स्ट अरबी जो थिंकर है उसमें हम देख रहे थे इब्ने हकल है। उनका वास्तविक नाम था मोहम्मद अब्दुल कासिम। तो मोहम्मद अब्दुल कासिम इनका वास्तविक नाम था और इनको इब्ने हकल के नाम से जाना जाता है। ये बगदाद के निवासी थे और ये बेसिकली प्रादेशिक भूगोलवेता थे। तो हमें सबसे पहले तो ये याद रखना है कि इनका काम किस फील्ड में है। तो इनका जो योगदान है वो प्रादेशिक भूगोल के क्षेत्र में है। तो ये प्रादेशिक भूगोलवेता थे। इनकी जो बुक्स हैं उनके नाम देख लेते हैं अपने। इनकी जो बुक्स है उसमें जो फर्स्ट बुक है इनकी वो है पृथ्वी की आकृति, शेप ऑफ अर्थ। नेक्स्ट है संसार के देश। और जो थर्ड जो इनकी बुक है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में आई हुई है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको याद रखनी है, ए बुक ऑफ रूट्स एंड रियलिम्स। तो इसको थोड़ा सा ऐसे याद रख सकते हैं आप कि जैसे ना इनका जो ज्ञान था ना वो जो यात्रीगण थे और जो इनको जो द्वितीय स्रोत पर आधारित था। तो ये क्या है कि सूचनाएं दूसरों से मिली हुई सूचनाओं पर आधारित, इनके जो थे पैरामीटर्स थे वो दूसरों की जो सूचना है उन पर आधारित थे। तो ये बुक थी, ये भी सुनी सुनाई सूचनाओं पर आधारित थी। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि कोई एक व्यक्ति जिसको हकली आ रही है ना, हकला के बोल रहा है वो, तो हकला के कोई हकला है वो रूट्स बता रहा है, मतलब रास्ता बता रहा है। तो आप ऐसा थोड़ा सा ट्रिक से याद रख सकते हैं कि ए बुक ऑफ रूट्स एंड रियलिम्स, मतलब एक व्यक्ति है जो हकला के रूट बता रहा है, रास्ता बता रहा है। तो ए बुक ऑफ रूट्स एंड रियलिम्स ये आपको याद रखनी है। रियलिम्स, कल्चर रियलिम्स, लैंडस्केप कल्चर, हार्थ, ये वाली जो रियलिम है प्रदेश का ही एक रूप होता है। रियलिम, लैंडस्केप सबसे छोटा होता है। तो ये हम पढ़ेंगे जो अपने कल्चरल ज्योग्राफी आएगी उसमें पढ़ेंगे रियलिम का मतलब। नेक्स्ट अपने देख रहे हैं कि इन्होंने जो ये बुक लिखी थी रूट्स एंड रियलिम्स, इसमें लिखी थी इन्होंने कि जो अरब जो प्रदेश था उसके जो विभिन्न भाग थे उनका इस बुक में वर्णन है।
तो इनका काम बेसिकली प्रादेशिक भूगोल में है। संसार के देशों के बारे में इन्होंने एक बुक लिखी, जितने भी नोन थे, जितनी भी इनको सूचना थी, इधर उधर से जो भी सूचनाएं इकट्ठी करके इन्होंने एक बुक लिखी संसार के देशों के बारे में, जिसमें लिखा। और इसमें इन्होंने यूरोप का भी, यूरोप द्वीप था वो सबसे पहले इन्होंने बताया था, यूरोप द्वीप, अरबियों में यूरोप द्वीप। बेसिकली जो अरब भूगोलवेता थे उनका जितना भी जो ज्ञान है वो पहले जो रोमन और ग्रीक जो भी विद्वानी थे, भारतीयों से भी इन्होंने बहुत कुछ अडॉप्ट किया है। तो ये सारा इनका जो भी ज्ञान है वो पहले की सूचनाओं पर आधारित था और इन्होंने उसको और व्यवस्थित किया और आगे डेवलप किया। तो नेक्स्ट इनका काम भौतिक भूगोल में भी है और कृषि तकनीकों पर अध्ययन कार्य भी किया इन्होंने। तो प्रादेशिक भूगोलवेता थे बेसिकली अपने को सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। दूसरा ये जो बुक है ये अपने को याद रखना है, ए बुक ऑफ रूट्स एंड रियलिम्स। ट्रिक मैंने बता दी और आपको अच्छी नहीं लगे तो आप दूसरी बना लेना। नेक्स्ट है कि इन्होंने पृथ्वी की लंबाई और चौड़ाई का वर्णन किया था। इस जो इब्ने हकल थे इन्होंने पृथ्वी की लंबाई चौड़ाई का वर्णन किया था। और एक जो विवाद अपने पहले से चला आ रहा था कि जो कैस्पियन सागर है उसके बारे में इन्होंने बताया था कि कैस्पियन सागर है वो उत्तरी सागर से संबद्ध नहीं है, वो एक अलग से ही सागर है। तो ये विवाद काफी चला था, ये ग्रीक में भी हमने पढ़ा था, फिर रोमन में भी पढ़ा था। रोमन में आप एक थोड़ा सा कंफ्यूजन है वो रोमन वाला भी दूर कर लीजिए कि जो स्ट्रेबो था उसने नहीं बताया था, ये स्ट्रेबो ने नहीं बताया था, टोलेमी ने बताया था, टोलेमी ने बताया था कि जो कैस्पियन सागर है, कैस्पियन जो टोलेमी की मैप थे वो विकृत थे, अपने ये देखा था। तो टोलेमी ने बताया था कि ये जो अपना कैस्पियन सागर है इसका विस्तार है वो पूर्व से पश्चिम जाता है, पूर्व से पश्चिम विस्तार जाता है, नहीं कि उत्तर से दक्षिण। तो इन्होंने इसको थोड़ा सा यूं कर दिया था, तो इस प्रकार से इन्होंने ये वाला विस्तार ज्यादा बता दिया था, पूर्व से पश्चिम वाला। स्ट्रेबो ने नहीं बताया, तो आप इसमें कंफ्यूजन थोड़ा सा देख लेना। स्ट्रेबो ने सही बताया था, टोलेमी ने गलत बताया था। तो इसी प्रकार से इन्होंने भी इस विवाद को खत्म करते हुए ये बताया कि जो कैस्पियन सागर है वो आंतरिक सागर या विश्व सागर की भुजा नहीं है, वो एक अलग से सागर है। नेक्स्ट और भी बहुत सारे विद्वान आएंगे, तो इनका अगर मैप अपने अच्छे से स्टडी की हो तो अपने इजीली इसको बता सकते हैं। नेक्स्ट अरब जो थिंकर है उसमें हम देखते हैं अल मकदूसी। अल मकदूसी थे वो जलवायुवेता थे, बेसिकली वो थे जलवायुवेता। और उन्होंने पहली बार विश्व को, अरब भूगोलवेताओं में पहली बार विश्व को 985 AD में 14 जलवायु प्रदेशों में बांटा था। तो ये जलवायु प्रदेश थोड़ा सा आप एक लिस्ट बना सकते हो टेबल फॉर्म में, तो आपको थोड़ा सा याद रह जाएगा। अपने पहले भी पढ़ चुके हैं, अपने पहले पढ़े थे कि 11 जो थे प्रदेश थे वो बांटे थे हिपार्कस ने। हिपार्कस पढ़ा था आपने, हिपार्कस ने भी 11 प्रदेश दिए थे और इन्होंने दिए हैं 14। तो आप थोड़ा से याद रख लेना, जलवायु प्रदेशों में बांटा। और ये इन्होंने क्या किया, विश्व को जलवायु प्रदेशों में बांटा, जलवायु का वर्गीकरण प्रस्तुत किया, विश्व जलवायु का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। तो ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, अल मकदूसी ने विश्व जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया। नेक्स्ट इन्होंने बताया कि जो दक्षिण गोलार्ध है वो पूरा खुला समुद्र है और जितना भी संसार का जो ज्ञात जो विश्व था उस टाइम, उसका जितना भी विस्तार है वो सारा उत्तरी गोलार्ध में विस्तृत है। तो उत्तरी गोलार्ध को इन्होंने क्या बताया कि स्थलीय गोलार्ध है, स्थलीय गोलार्ध बताया उत्तरी गोलार्ध को, और दक्षिण गोलार्ध को इन्होंने खुला महासागर बताया। तो ये भी इस टाइम इन्होंने सही आकलन किया था विश्व का, उस टाइम सही लोकेलिटी बताई थी। नेक्स्ट इन्होंने भारतीय मानसून का विस्तृत वर्णन दिया था। तो नेक्स्ट अपने आगे पढ़ेंगे, अल मसूदी ने भी भारतीय मानसून का विस्तृत वर्णन दिया था, इससे पहले अल मकदूसी ने भी दिया था। तो मसूदी और मकदूसी में कंफ्यूजन नहीं होना है, क्रिएट होना भी नहीं चाहिए। इनका सिर्फ इतना काम है कि ये जलवायुवेता थे, जलवायु का वर्गीकरण इन्होंने भी किया है, पर इनका ज्यादा खगोल में और इतिहास में ज्यादा इनका योगदान है मसूदी का। तो आप अल मकदूसी को जलवायुवेता के रूप में याद रखेंगे। और थोड़ा सा ये ध्यान रख लेना कि 14 जलवायु प्रदेश बताए थे, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप थोड़ा सा ये ध्यान रख लेना, एक जगह लिख लेना तो आपको याद रहेगा, बार बार उसको देखेंगे। नेक्स्ट अपने देखते हैं अल मसूदी। अल मसूदी जो थे वो खगोलज्ञ थे और इनको अरब का हेरोडोटस कहा जाता है। हेरोडोटस क्या थे, इतिहासकार थे, फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है हेरोडोटस को। तो ये क्या थे, इतिहासकार थे। तो आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना इसको, भूगोलवेता तो थे ही ये और इतिहासकार थे। हेरोडोटस के समान इनको तुलना करी गई है, हेरोडोटस की संज्ञा दी गई है, तो आप ये थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट ये है खगोलज्ञ भी थी और अरब के हेरोडोटस में थे, जलवायु के बारे में भी थोड़ा वर्गीकरण
साहित्य का भी इनका अच्छा नॉलेज था और अरबी साहित्य में भी इनका योगदान है। तो बहुत मल्टी टैलेंटेड थे ये और वास्ट नॉलेज था इनका। तो थोड़ा सा ये बेसिकली इतना ध्यान रख लेना कि खगोलज्ञ थे और इतिहासकार थे भूगोलवेत्ता होने के साथ साथ। नेक्स्ट है इनकी बुक्स कौन कौन सी थी। तो इनकी बुक्स है एनाउंस ऑफ टाइम, समय विवरणिका और किताब मुराज अल दहाब। अब ये जो शब्द है ये थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये मिराज अल उल दहाब भी आ सकता है, धन बहाव भी नाम लिखा सकता है। तो आप इसको थोड़ा सेट कर लीजिए ना कि अल दहाब भी आ सकता है, धन बहाव भी नाम लिखा सकता है, धन बहाव। और अगर इंग्लिश में आप देखें तो इसको गोल्डन मेडोज कहा गया है, इस बुक को गोल्डन मेडोज। तो आप ये भी थोड़ा ध्यान रख सकते हैं कि अल मसूदी की इनके बहुत सारी रचना थी पर सारी नष्ट हो गई। अभी जो है वो एक यही अवेलेबल है, किताब मुराज अल दहाब या धन बहाव। धन बहाव अगर नाम याद रखें आप तो इसको है ना ऐसे जोड़ सकते हैं कि जैसे होता है ना कि सूद के साथ ब्याज भी देना पड़ेगा, ऐसा। तो सूद होता है वो धन से रिलेटेड होता है ना, सूद ब्याज से थोड़ा अपनी बेसिक टर्मिनोलॉजी में देख सकते हैं बोलचाल की भाषा में। सूद के साथ क्या था, ब्याज। तो ब्याज से और सूद से अपने ध्यान रख सकते हैं कि धन से रिलेटेड है कुछ ना, धन से रिलेटेड। तो ऐसे थोड़ा सा करके धन बहाव ऐसे याद रख लेना आप। और नेक्स्ट अपने देखते हैं जो ये बुक है इसमें किसका वर्णन था, अरब प्रदेश का वर्णन था, भौगोलिक ज्ञान था अरब का और खगोलीय पिंडों का वर्णन था। तो ये बेसिकली क्या थी, प्रदेशों से और खगोलज्ञ जो विज्ञान है, खगोल विज्ञान है, उसका वर्णन था इस बुक में। नेक्स्ट देखते हैं कि अरब जो थे उनका भी यही मानना था, जैसे कि इन्होंने रोमन्स की परंपरा को फॉलो किया था। तो रोमन का भी यही मानना था। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था जब तक कोपरनिकस का जो हेलियोसेंट्रिक जो वर्ल्ड है वो नहीं आ गया था, कंसेप्ट नहीं आ गया था 1543 में कि जो ब्रह्मांड है वो सूर्य केंद्रित है, तब तक यही मानना था कि ब्रह्मांड है वो पृथ्वी केंद्रित है। तब तक जियोसेंट्रिक का जो कंसेप्ट था टोलेमी का, उनसे पहले का भी जो विद्वान थे सब जियोसेंट्रिक माना था। तो इन लोगों ने भी उसी को फॉलो किया था। अरबी जो थे उन्होंने भी ग्रीक और रोमन को ही फॉलो किया था। तो इनका भी यही मानना था कि इन्होंने पृथ्वी की जो शेप है वो मानी थी गोलाकार और ब्रह्मांड के केंद्र में माना था। तो अगर हम पूछ लिया जाए कि अल मसूदी किस सिद्धांत का समर्थक था, तो जियोसेंट्रिक कंसेप्ट का, भूकेंद्रित सिद्धांत का, अवधारणा का ये समर्थक था। नेक्स्ट है कि इन्होंने विश्व को 7 जलवायु प्रदेशों में बांटा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि अल मसूदी ने कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा विश्व को, 7 जलवायु प्रदेशों में। नेक्स्ट है कि भारतीय मानसून की विस्तृत व्याख्या की थी, इससे पहले अल मकदूसी ने भी की थी और अल मसूदी ने भी की थी। अल मसूदी का अपने नेट में अरबी भूगोलवेत्ताओं में से 2 से 3 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो अपने ज्योग्राफी का, ऑप्शनल का, उसमें जरूर ये पूछे जाते हैं। तो आप देख लीजिए भारतीय मानसून की विस्तृत व्याख्या सबसे पहले इसने की थी और इन्होंने क्या किया था कि अरब सागर को सबसे बड़ा सागर बताया था। इसके साथ साथ जो भी एशिया वाले जो जितने भी सागर हैं, जैसे शाम और ये मलय प्रायद्वीप के आसपास वाले जितने भी सागर हैं, लारेवी सागर बताया था जो सिंधु नदी से लेकर और कन्याकुमारी तक जो सागर है उसको भी नाम दिया था। इस प्रकार से इन्होंने बहुत सारे सागरों के नाम बताए थे और उनको जैसे 7 द्वीपों के वर्णन पड़े थे उसी प्रकार से इन्होंने 7 द्वीपों के 7 सागरों के ऐसे नाम बताए थे। तो सबको याद रखना पॉसिबल नहीं है। तो ये देख लीजिए आप कि अरब सागर को सबसे बड़ा सागर बताया था और बंगाल की खाड़ी को हरिकेन सागर नाम दिया था। हरिकेन सागर, लारेवी सागर, ऐसे करके इन्होंने कई सारे नाम बताए थे। दूसरा नेक्स्ट ये जो सागरों के नाम बताए थे और बंगाल की खाड़ी का, इसका भारतीय मानसून का भी इनको नॉलेज था। नेक्स्ट है कि इन्होंने भू आकारों के निर्माण में तुलनात्मक व विश्लेषणात्मक अध्ययन को शामिल किया। इससे भी पहले हमने पढ़ा था कि इब्ने सीना थे, उन्होंने जो पर्वत निर्माण की प्रक्रिया को समझाया था और जो पर्वतों में जो जीवाश्म पाए जाते हैं उनको उनके बारे में बताया था। वो उनकी भ्रामक धारणा थी कि जो फॉसिल्स जो पाए जाते हैं उन मतलब की प्रकृति है वो ही जननी है, वो भ्रामक धारणा थी। पर इसके बाद इन्होंने भी भू आकृति विज्ञान है उसमें इनका भी योगदान है। तो विश्लेषणात्मक पद्धति को अपनाया और इन्होंने बताया कि भू आकार के विकास चक्र को युवा प्रौढ़ा अवस्था का योग बताया। जिस प्रकार कोई भी भू आकृति का या भू आकृति का प्रक्रम है वो सबसे पहले युवा अवस्था में आता है, फिर धीरे धीरे उसमें ह्रास होना शुरू हो जाता है, पतन होना शुरू हो जाता है उसका, फिर वो वृद्धावस्था में जाता है।
तो इस प्रकार से इन्होंने किसी भी प्रक्रम को अध्ययन करने के लिए इन्होंने एक व्यवस्थित अप्रोच है वो अवेलेबल कराई। तो आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि अल मसूदी का ये भी इंपॉर्टेंट काम था। नेक्स्ट है, ये एक प्रादेशिक भूगोलविद भी थे और इन्होंने समुद्री जल के रंग व लवणता में भिन्नता का अध्ययन किया और जो खारेपन का जो स्रोत है समुद्र में वो इन्होंने बताया कि जो खारापन है वो भूमि से ही आता है। तो ये इनके इंपॉर्टेंट कुछ वर्क से। नेक्स्ट थिंकर को पढ़ेंगे। नेक्स्ट अरब थिंकर में अपने देखेंगे अल बरूनी। अल बरूनी का जो काल है वो है 973 से 1039 AD। अल बरूनी का वास्तविक जो नाम था वो अबू रेहान अल बरूनी था और ये खगोलज्ञ थे, मानचित्रकार थे। अल बरूनी एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है अरब थिंकर्स में और इनका जो भारत के बारे में इनका जो नॉलेज है वो बहुत ही वास्ट था और इन्होंने बहुत सारी चीजों के बारे में बताया, वो हम इसमें देखेंगे आगे। तो अब जो इतने महान थे ये कि इनको पॉलीमेथ कहा जाता है। पॉलीमेथ का मतलब होता है बहुज्ञ, जो सब कुछ जानता हो, तो पॉलीमेथ कहा जाता है इनको। और इतने महान तरीके थे इनके कि 11वीं सदी को अल बरूनी का युग कहा जाता है। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि 11वीं सदी को अल बरूनी का युग कहा जाता है। इतने महान थे कि एक पूरे युग पर, एक सदी पर ही इनका प्रभाव था। तो ये पॉलीमेथ बहुज्ञ कहा जाता है इनको। ये गणितज्ञ थे और भू आकृति विज्ञान में भी इनका योगदान था। नेक्स्ट ये कि मोहम्मद गजनी के समय ये भारत आए थे और इनके बहुत सारा इनका लिटरेचर है, इनकी बुक्स है वो हम देखेंगे और जो इम्पोर्टेंट है वो देखेंगे और इन बुक्स में क्या क्या वर्णन है वो भी देखेंगे। तो किताब अल हिंद है, इसमें भारत का वर्णन है और भारत के मानसून का इन्होंने अच्छा वर्णन किया है। तो भारत का वर्णन है किताब अल हिंद में, जैसे कि नाम से पता चल रहा है किताब अल हिंद। नेक्स्ट है इसमें जवाहिरात में जो खनिज है उनसे संबंधित वर्णन है। खनिज, भारत में जो खनिज निकलते थे और भी जो माणिक्य, मोती, रत्न जो होते हैं उनके बारे में वर्णन है। तारीख अल हिंद, अल कानून अल मसूदी, इनकी जो बुक है अल कानून अल मसूदी, आपको नाम याद रखने हैं और अगर नहीं सारी किताबों के नाम याद नहीं रख पाए तो फिर भी आपको इतना तो पता होना चाहिए कि ये बुक अल बरूनी की नहीं है। तो अब देखिए अल कानून अल मसूदी, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ है नेट का जो जून का एग्जाम था 2019 वाला, उसमें आया था कि इनमें से कौन सी बुक है वो अल बरूनी की, अल मसूदी की नहीं है। तो उसमें ये अल मसूदी वाली बुक आई थी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा इसको कि अल कानून अल मसूदी जो बुक है वो मसूदी की न होकर अल बरूनी की है और इसमें सामान्य गणित या भूगोल है और इस बुक की तुलना है वो टोलेमी की एल्मागेस्टा से की जाती है। टोलेमी की एल्मागेस्टा के समकक्ष माना जाता है इस बुक को। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ये खगोल विज्ञान से संबंधित जो कृति है अल कानून अल मसूदी और इसमें त्रिकोणमितीय सिद्धांतों का और गणितीय प्रमेयों का अच्छा वर्णन है, तुलनात्मक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है इसकी, टोलेमी की एल्मागेस्ट के समकक्ष ये बुक मानी गई है। नेक्स्ट है सूर्य चंद्र ग्रहण का विशद वर्णन है इस वाली बुक में और सामान्य गणित या भूगोल की ये बुक है और खगोल विज्ञान से संबंधित ये बुक है। नेक्स्ट है किताब अल जमाहिर, किताब अल सैदना। किताब अल जमाहिर भी है और जमाकिर भी है, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। जमाहिर भी है और जमाकिर भी है। किताब अल जवाहिरात भी आ सकता है और सीधा जवाहिरात भी लिखा सकता है। तो नेक्स्ट है किताब अल सैदना। किताब अल सैदना है उसमें औषधि का वर्णन है, औषधि से रिलेटेड है, ये चिकित्सा और औषधि से रिलेटेड है। तो आप थोड़ी सी जो इम्पोर्टेंट है उनका मैं आगे डिटेल दे रही हूँ आपको। औषधि और चिकित्सा से संबंधित है ये, तो आप थोड़ा सा इनको ध्यान रख लीजिए। ऐसे आ सकते हैं कि इनमें से कौन सी बुक है वो अल बरूनी की नहीं है, तो ये थोड़ी लिस्ट आप देख लीजिएगा। और द वेस्टेज ऑफ पास्ट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट बुक है। वेस्टेज ऑफ पास्ट है ये पाणिनि के जो पाणिनि जो थे भारत के और संस्कृत विद्वान थे ये, और इसमें पाणिनि के जो ग्रंथ था जो संस्कृत में लिखा हुआ था उसका अरबी में अनुवाद किया गया है द वेस्टेज ऑफ पास्ट। जो अल बरूनी थे उन्होंने भारत के बहुत सारे ग्रंथों का वर्णन किया था और उसमें एक
रिसाला नाम से भी एक इन्होंने बुक लिखी थी। रिसाला बुक है, उसमें दिन रात की लंबाई का वर्णन है। रिसाला है इनकी बुक थी, मैं लिख देती हूँ रिसाला। तो ये इन्होंने बहुत सारी बुक लिखी थी। बुक क्या लिखी थी, एज इट इज उसको ये कॉपी किया था, जो भी अवेलेबल था अपना लिटरेचर था उसको, ये काफी टाइम तक यहाँ रुके थे, तो उस हिसाब से रिसाला जो है उसमें दिन रात की लंबाई का वर्णन है, दिन रात की लंबाई। और नेक्स्ट इनकी एक बुक थी राशिन कट अल हिंद लंबाई, राशिन कट। तो उसमें जो ब्रह्मगुप्त थे उनका जो राशि चक्र सिद्धांत, ब्रह्मगुप्त का जो राशि चक्र है उसके बारे में वर्णन था, राशिन कट। तो इसको भी थोड़ा राशि चक्र के बारे में वर्णन है। तो इन्होंने जो भारतीय जो धर्म ग्रंथ थे उनका अनुवाद किया, और पतंजलि की बुक्स का भी इन्होंने अनुवाद किया। चिकित्सा से रिलेटेड जो भी बुक्स थी उनका इन्होंने अनुवाद किया। नेक्स्ट है कि इन्होंने हिंदू समाज की जाति व्यवस्था और धर्म में द्वैतवाद का वर्णन किया। जब ये यहाँ रुके तो इन्होंने अनुभव किया कि जातिवाद किस तरह से अपने समाज में फैलाया, तो उसका इन्होंने वर्णन किया। और धर्म में द्वैतवाद, जो अरब है, जो मुस्लिम्स है, वो ईश्वर को एक ही मान के चलते हैं। ईश्वर अल्लाह जो है इनका एक ही रूप में चलते हैं, जबकि अपने यहाँ द्वैतवाद चलता है। द्वैतवाद का मतलब होता है कि अपने यहाँ मूर्ति पूजा भी है, और मतलब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मूर्ति में विश्वास नहीं रख सकते, ऐसे भी अपने संप्रदाय देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से इन्होंने धर्म में द्वैतवाद का वर्णन किया और समाज की जाति व्यवस्था का वर्णन किया। नेक्स्ट इन्होंने फिजिकल ज्योग्राफी में भी काम किया। ज्वार भाटा, अपभू, उपभू और पृथ्वी चंद्रमा के बीच की दूरी का वर्णन किया। तो ये अपने ओशियन में पढ़ लेंगे ज्वार भाटा। और ये ज्वार भाटा सूर्य और चंद्रमा की जो गुरुत्वाकर्षण है उसके कारण आते हैं, आकर्षण के कारण आते हैं। बेसिकली सूर्य बहुत ज्यादा दूरी पर है, ये चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण आता है। ज्वार भाटा क्यों आता है, ज्वार भाटे की लंबाई के बारे में इन्होंने बताया। और अपभू और उपभू में का मतलब होता है, अपभू का मतलब पृथ्वी है और पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में मैक्सिमम दूरी है उसको अपभू, और मिनिमम जो डिस्टेंस होती है उसको उपभू। पेरिजी और एपोजी, पेरिजी और एपोजी, आप थोड़ा सा इसको ध्यान रख लीजिएगा। एपोजी, तो आप पेरिजी और एपोजी के बारे में बताया। पृथ्वी चंद्रमा के बीच की दूरी का भी इन्होंने वर्णन किया। नेक्स्ट है ज्ञात विश्व को 7 भागों में बांटा और उसको इन्होंने एक्वेलिम या अकालिम कहा। तो ये भी आ सकता है कभी कि अल-बरूनी ने विश्व को जलवायु प्रदेशों में तो नहीं बांटा था और अकालिम में बांटा था। बेसिकली जैसे द्वीपों में या महाद्वीपों में बांटते हैं, उस हिसाब से विश्व के 7 भाग बताए थे बड़े बड़े, तो उस हिसाब से इन्होंने अकालिम नाम यूज किया है। तो आप अकालिम नाम थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट है भारत और दक्षिण एशिया की भू आकृतिक विशेषताओं का वर्णन किया। इसमें इन्होंने हिमालय का वर्णन किया, हिमालय और पंचनद जो है उनका, सिंधु नदी, गंगा नदी और भारतीय मानसून का वर्णन किया। तो इस प्रकार से भारत और दक्षिण एशिया की काफी सारी जो इंपॉर्टेंट जितनी भी भू आकृतिक विशेषताएं थी उनका इन्होंने वर्णन किया। तो एकमात्र ऐसे जो थे अरब थिंकर्स थे जिनको भारत का बहुत ज्यादा नॉलेज था, तो वो थे अल-बरूनी। तो अल-बरूनी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट अपने एक क्वेश्चन आता है नेट में, इसमें 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं हर बार, उसमें से एक तो अल-बरूनी से या अल-मसूदी से, इनमें से एक तो होता ही है। तो नेक्स्ट अपने इन्होंने नील नदी के बारे में भी बताया था, नील नदी का वर्णन किया था इन्होंने। और एक ये थोड़ी सी बुक है, इसको थोड़ा ध्यान में रख लेना क्योंकि ये एल्मजिस्ट्रा के समकक्ष है, ये वाली बुक है, तो इसको आप थोड़ा ध्यान में रख के चलिएगा। तो अपने अल-बरूनी का योगदान पढ़ लिया। नेक्स्ट अपने देखेंगे अल-इदरीसी। अल-इदरीसी थे, वो क्या थे, जलवायुवेता थे। ये तो थे मानचित्रकार और खगोलज्ञ, और ये थे जलवायुवेता थे। और इन्होंने विश्व भूगोल के बारे में लिखा और अल-रुबाई नाम से इन्होंने मानचित्रावली बनाई। विश्व की जो जलवायु मैप है उस हिसाब से इन्होंने अल-रुबाई बुक है उसमें मानचित्रों का संकलन तैयार किया। नेक्स्ट है इनकी ये बुक है अम्यूजमेंट फॉर हिम हु डिजायर्स टू ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड। इनकी ये बुक है, इसको बुक ऑफ रोजर भी कहते हैं। बुक ऑफ रोजर क्यों कहते हैं, क्योंकि इन्होंने जो रोजर द्वितीय जो किंग था उसके जो उसकी तलवार है उसमें वर्ल्ड मैप बनाया था, सिल्वर मैप के लिए प्रसिद्ध है। तो बुक ऑफ रोजर इसलिए कहते हैं, रोजर द्वितीय की जो तलवार थी उस पर इन्होंने वर्ल्ड मैप बनाया था, तो इसलिए ये प्रसिद्ध है। और विश्व के जलवायु मानचित्र बनाए थे इन्होंने क्योंकि ये जलवायुवेता थे। और विश्व इनके जो मैप थे वो सबसे शुद्ध मैप थे, इनके जो मैप थे
वो सर्वाधिक शुद्ध थे, इनके मैप थे वो। तो अपने देख सकते हैं मैप जलवायु का और भी बहुत सारे इसमें आए हैं, मैप सर्वाधिक शुद्ध थे इनके। और इन्होंने विश्व जलवायु को 7 प्रदेशों में बांटा, या विश्व का जलवायु से वर्गीकरण किया 7 प्रदेशों में। नेक्स्ट अपने देखते हैं इब्न बतूता। इब्न बतूता बहुत ज्यादा घूमे, इतने घूमे कि इनको खुद को याद नहीं इन्होंने कितने जूते तोड़े। तो इनका नाम इब्न बतूता। इब्न बतूता को जूता से आप थोड़ा सा याद रख सकते हो। तो जूता मीन्स सबसे ज्यादा यात्रा करने वाले ये व्यक्ति थे अरब जगत के। तो इनको अरब जगत का मार्को पोलो कहा जाता है। मार्को पोलो भी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, खोजों का काल पढ़ेंगे, पुनर्जागरण काल पढ़ेंगे। तो अपने मार्को पोलो था जो ट्रेवलर था, ट्रेवल नाम से इनकी बुक भी है, तो उसको अपने पढ़ेंगे मार्को पोलो को नेक्स्ट। तो इनको अरब जगत का मार्को पोलो कहा जाता है। 28 वर्षों में इन्होंने 75,000 मील की यात्रा की, बहुत लंबी यात्रा करी। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा कि 75,000 मील की यात्रा करी। और नेक्स्ट है कि इब्न बतूता जो थे वो भारत में आए थे मोहम्मद बिन तुगलक के समय। मोहम्मद बिन तुगलक का ये तो आए थे 1333 में। मोहम्मद बिन तुगलक का जो टाइम है वो 1351 से 25 से और 1351 है मोहम्मद बिन तुगलक का जो टाइम पीरियड है वो। तो ये आए थे 33 में भारत आए थे और इनको काजी की उपाधि में दी गई थी। दिल्ली में ये काजी की उपाधि से रहे थे और ये चीन में राजदूत बना के भेजा गया था इनको मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। चीन में राजदूत बना के भेजा गया था। तो आप थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। जो अरब जो जगत था उसमें जो यात्रीगण थे वो बहुत सम्मानित दृष्टि से देखे जाते थे। चीन में राजदूत बना के भेजा था इनको मोहम्मद बिन तुगलक ने। और धर्म का भी बहुत प्रभाव था। जो अरब जो इनका धर्म था मुस्लिम धर्म, उसमें और जो यात्री हैं या जो सौदागर हैं उनको बहुत सम्मानित दृष्टि से देखा जाता था, ईश्वर के समकक्ष देखा जाता था, क्योंकि ईमानदारी और इनके कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक थी, विशेषताएं थी। तो इस हिसाब से इनको बहुत सम्मानित दृष्टि से देखा जाता था। बहुत स्वागत होता था इनका जगह जगह जहाँ भी जाते थे, तब ये इतनी सारी यात्राएं कर पाते थे। तो देखते हैं इनकी बुक है रहला, रहला या रहलान। तो आप थोड़ा सा याद रख लेना इसको, रहलान भी लिखा सकता है। अंग्रेजी जो ट्रांसलेशन है इंग्लिश में उसमें थोड़ा सा हो जाता है, तो आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है वर्ड है उन पे ज्यादा ध्यान रखना है। तो रहला भी हो सकता है, रहलान भी आ सकता है नाम लिखा हुआ। तो रहलान में बेसिकली किसका वर्णन है, अरब जो प्रदेश है उसकी यात्राओं का और मानव विज्ञान का एंथ्रोपोजियोग्राफी है उसका वर्णन है, एंथ्रोपोजियोग्राफी। तो आप ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, एंथ्रोपोजियोग्राफी है उसका वर्णन है। तो रहलान इनकी बुक हो गई मोस्ट इंपोर्टेंट। रहलान और रिसाला हमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। रिसाला है वो अल बरूनी की है, दिन रात की लंबाई का वर्णन है। और नेक्स्ट अपने देख रहे थे, ये अपना हो गया अल इदरिस इब्न बतूता कंप्लीट हो गया। मोस्ट इंपोर्टेंट तो यही है कि तुगलक के समय आए थे और बुक का नाम पूछा जाता है ज्यादा। तो अब नेक्स्ट अपने देख रहे हैं इब्न खालदून। इब्न खालदून है, उनका जो टाइम है वो है 1332 से 1406 ईसा। तो इब्न जो खालदून है वो अरब जगत के नियतिवादी भूगोलवेता है। नियतिवादी का मतलब होता है कि प्रकृति को सर्वोच्च परि रखते हुए मानव का स्थान है वो नियंत्रण करता, हस्तक्षेप करता का नहीं होकर सिर्फ प्रकृति के अधीन हो जाए, वो इस प्रकार का जो कंसेप्ट है वो नियतिवादी कंसेप्ट है। नियतिवादी कंसेप्ट में इन्होंने जो प्रकृति का जो भी प्रभाव है मानव जीवन पर, पर्यावरण पर, मानव पर्यावरण पर, तो उसकी इन्होंने व्याख्या करी। और ये अरब जगत के प्रथम नियतिवादी चिंतक कहलाते हैं। अरब जगत के प्रथम नियतिवादी चिंतक, अरब के प्रथम पर्यावरणवादी चिंतक में कह सकते हैं, पर्यावरणवादी या नीतिवादी चिंतक। प्रथम पर्यावरणवादी चिंतक, पर्यावरणीय नियतिवादी चिंतक। तो खालदून को आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना पड़ेगा कि ये अरब जगत के प्रथम पर्यावरणीय नियतिवादी चिंतक थे। और इनकी जो बुक थी वो थी मुकद्दिमा है जो कि 6 खंडों में लिखी गई थी। तो अपने से ये तो नहीं पूछा जाएगा कि जो 6 खंड थे वो कौन कौन से थे, पर उसमें जो वर्णन था वो सभ्यता का, और जो नोमोटिक जो होते हैं यायावर जिनको बोलते हैं, जो कि खाना बदोश भी बोल सकते हैं उनको, तो उनका वर्णन था इस वाली बुक में।
और ये 6 खंडों में लिखी गई थी। भूगोल, मानव भूगोल के सिद्धांत थे, विज्ञान के सिद्धांत थे, इस प्रकार से कई सारे, और जो मानव का जो व्यवसाय है, ऑक्यूपेशन है, उसका वर्णन था इसमें। तो इस प्रकार से इसके 6 खंड थे अलग अलग, उनमें वर्णन था। बेसिकली इसमें राजनीतिक भूगोल का भी वर्णन था। तो आप मुकदमा को याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है मुकदमा, पूछी गई है एग्जाम में, पूछे भी जा सकते हैं आगे। नेक्स्ट ये है कि पर्यावरणीय कारकों की इन्होंने व्याख्या करी और पर्यावरण को सर्वोच्च महत्ता दी, और इन्होंने इसका कारण स्पष्ट किया कि जो नीग्रो जो लोग होते हैं अफ्रीका में, उनका रंग काला क्यों होता है। तो इन्होंने बताया कि वो उष्ण वातावरण में रहते हैं, गर्म जलवायु में रहते हैं, इसलिए उनका रंग काला होता है। तो इस प्रकार से इन्होंने प्रकृति को सर्वोच्चता दी और प्रकृति का मानव के जीवन पर क्या प्रभाव है वो बताया था, इसलिए इनको अरब का प्रथम पर्यावरणीय नीतिवादी चिंतक कहा जाता है। इसी प्रकार से जो अल बरूनी है, अल इदरीसी, इन्होंने भी इस प्रकार के जाति के बारे में या रंग के बारे में बताया। इन्होंने ये 7 जो दिए थे, अकालिम दिए थे, तो इनको भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चलना है। और इब्न बतूता ने भी बताया था, जो ये बता रहे हैं अरब जो है, जो बता रहे हैं कि उष्णकटिबंधीय जो लोग हैं उनके बारे में। आगे भी ऐसे बहुत सारे विद्वान आएंगे जो उष्णकटिबंध में रहने वाले लोगों के बारे में बताएंगे। और हमने जो उसमें पढ़ा था पोसिडोनियस में, अरस्तु के काल से ये धारणा चली आ रही थी कि जो उष्णकटिबंध है वो निवास योग्य नहीं है, उष्णकटिबंध निवास योग्य नहीं है। तो उसकी धारणा को खारिज किया था सबसे पहले पोसिडोनियस ने कहा था, पर उसकी वो बात मानी नहीं गई थी, क्योंकि उससे जो बड़े थे, जो फेमस थे, उन लोगों ने कह दिया था, तो उसकी बात नहीं मानी गई थी। तो अरस्तु के काल से ये धारणा चली आ रही थी कि जो उष्णकटिबंध है वो रहने योग्य, आवास योग्य नहीं है। तो अपने ये कंप्लीट कर लिए हैं, हमने जो अरब जो थिंकर्स हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद अपन पढ़ेंगे पुनर्जागरण का काल और खोजों का काल, और फिर अपने आधुनिक जो ज्योग्राफर हैं, भूगोलविद हैं, उनको शुरू करेंगे। तो आज का लेक्चर काफी बेनिफिशियल रहा होगा आपके लिए। अरब जो विद्वान थे उनसे संबंधित अपने सारी जो है अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उसको इंक्लूड कर लिया है। आप अपनी डाउट्स, क्वेरीज जो भी है, सजेशंस, वो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, आपका दिन शुभ हो।